तो आज हम सभी लोग आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आज भारत के पास जो जनसंख्या है 146 करोड़, वह पूरे यूरोप के 50 देश और लैटिन अमेरिका के 26 देश, 76 देशों से अधिक हमारी जनसंख्या और हमारे पास 90 करोड़ लोग कार्यशील आयु में है जो 18 से 64 साल की आयु। और ऐसा अनुमान है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और यदि देश के सभी कार्यशील आयु के लोग अपना कोई उद्यम प्रारंभ करके अपना काम प्रारंभ कर लें तो भारत $40 ट्रिलियन 400 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हो सकता है। आज अमेरिका भी $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से 1.5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी हो सकती है। और आवश्यकता ऐसी है कि जो अभी भाई साहब ने कहा कि हर व्यक्ति युवा प्रोवाइडर बनने की सोचे वह अपना स्वयं का कोई उद्यम शुरू करे। और आज जिस प्रकार से स्टार्टअप और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के माध्यम से देश भर में एक उद्यमिता का वातावरण बना है और मुझे लगता है कि इसमें यदि हम प्रेरणा देकर युवा वर्ग को अपना कोई उद्यम या अपना कार्य प्रारंभ करने की प्रेरणा दें तो निश्चित रूप से हम एक विश्व की क्रमांक 1 की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। उसके लिए यही है कि विभिन्न प्रकार के उद्यमों के लिए हमको शिल्प या उनको कौशल सिखाने की आवश्यकता है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ काम लेता हूँ। हमने किसी एक व्यक्ति को कोई शिल्प सिखाया और उसने मान लो कंप्यूटर पे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम शुरू किया और उसको एक दिन काम करने से 500 रुपया मिला और वो 500 रुपए का अपने बच्चे के लिए एक जैकेट खरीदता है तो हौजरी वाले को 500 रुपए उसके चले गए। और 10-15 मिनट बाद उस हौजरी वाले को अगर अपने केबिन फैन खरीदना था तो 500 रुपए उस केबिन फैन के इलेक्ट्रिकल वाले के पास चले गए। और वो 500 रुपया जो इलेक्ट्रिकल शॉप पे गया उसको अपने बच्चे की पुस्तकें खरीदी थी। अगर वह 500 रुपए का एक नोट अजमेर के इस वैशाली नगर में 10 लोगों के बीच घूम जाता है तो 500 इंटू 10 5,000 रुपए की आय, उत्पादन और रोजगार यहाँ स्पेशली तो 30 दिनों में 1.5 लाख और साल भर में 18 लाख। यानी कि एक व्यक्ति को स्वरोजगार में लगाने से यदि उसको आज की 500 रुपए की आय हुई तो 500 रुपए का नोट जो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी है उससे घूमते हुए एक वर्ष में 18 लाख रुपए का उद्यम उत्पन्न कर सकता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि उद्यमिता का प्रसार भी हो। दूसरा हम ये भी देखते हैं बहुत सारे पेशों में आज बांग्लादेश के जो प्रवासी हैं या और भी दूसरे लोग जो हो रहे हैं। आज हम देखते हैं सोने की कढ़ाई का काम पूरे राजस्थान में मैं जहाँ भी जाता हूँ वह अपना जो पारंपरिक स्वर्णकार समाज है उसके हाथ से छीनता जा रहा है। और जो बांग्लादेशी बंगाली बारिश इस बात की भी है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर, मैं उदयपुर में अपनी बात करता हूँ, वहाँ ये सारा काम ले लिया और ये मालदा स्ट्रीट जो जैन समाज की बस्ती थी उसमें आज 40 मकान उन बांग्लादेशी और इस प्रकार के लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पहले से जिन शिल्पों में लोग स्थापित हैं उनको भी स्थापित करना और उनका वहाँ दृढ़ीकरण करना। तीसरा ऐसे बहुत सारे काम है, चाहे फैब्रिकेशन का काम है या दूसरे जिसमें हिंदू समाज के लोग नहीं हैं और इसलिए भी एक हमें वह काम किसी न किसी अन्य समुदाय को देना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जिन पेशों में या जिन उद्यमों में हम लोग नहीं हैं वहाँ पर अप्रेंटिसशिप या अन्य इस प्रकार के कामों के माध्यम से सभी कामों में उनको प्रवेश देना। और एक बात जो मैं अंत में करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का एक उद्यम सहायता संघ भी बनना चाहिए। उद्यम सहायता संघ के माध्यम से जैसे आज स्वर्णकार समाज के लोग अपने पारंपरिक पैतृक व्यवसाय से बाहर होते जा रहे हैं, अगर उनका यहाँ अगर कोई उद्यम सहायता संघ बनता है और जो सोने की चांदी की कढ़ाई में नई नई प्रौद्योगिकी, नई मशीनें, नई डिजाइन सारी आ रही है,
उस सब पर वे सामूहिक रूप से अनुसंधान करके प्री कॉम्पिटिटिव रिसर्च के माध्यम से अगर उनको वो सारी नॉलेज अगर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा यह भी हो सकता है। तो मुझे यह भी लगता है कि इस प्रकार का इंडस्ट्री कंसोर्शियम जिसको कहते हैं, वह ऐसा उद्यम सहायता संघ की भी हमें विचार करना चाहिए। और थोड़ा सा इसको मैं बड़े उद्यमों के साथ भी जोड़ देना चाहता हूं। अभी जैसा आपने कहा कि 0 AD से 1500 AD तक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में भारत का कंट्रीब्यूशन एंगस मेडिसन के अनुसार 34%, 1/3 से भी अधिक था। और आज हमारा वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन 2.9% है। हम विश्व की 17.9% जनसंख्या है और हमारा वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 2.9% शेयर है। आज हम देखें तो हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में हम 21वें नंबर पे आते हैं। सिंगापुर जो जिसे हम 5200 गुने बड़े हैं, और सिंगापुर के हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स भारत से 2.5 गुने हैं। तो कहने का मतलब है कि आज जो सामान्य कौशल के अलावा प्रौद्योगिकी के विकास की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि यह जो है उद्योग सहायता संघ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं 3 उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे आज हम देखते हैं फिरोजाबाद में कभी 500 कांच के सामान बनाने वाले कारखाने थे, आज उसमें 150 रह गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि जो चीन से कांच का सामान आता है वो थोड़ा ड्यूरेबल ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ा लिया और सिलिका में ट्रेपेजियम की जो समस्या होती है उसको दूर कर लिया। अब वहाँ के छोटे छोटे उद्यमी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो 150 ही जो कांच का सामान बनाने वाले कारखानों का अगर एक कंसोर्शियम, इंडस्ट्री कंसोर्शियम उद्योग सहायता संघ बन जाता है, तो फिर प्री कॉम्पिटिटिव स्टेज की जो रिसर्च है वो सबके कंट्रीब्यूशन से, कॉमन फंड से अगर होता है। यहाँ एक थोड़ा सा एक अलग उदाहरण देना चाहता हूँ कि अमेरिका, जापान, ताइवान सभी देशों में उद्योग सहायता संघ हैं। फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनी, जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी, बॉश जैसी कंपनी, ऐसे सारे उद्योग सहायता संघों के सदस्य हैं। आज अमेरिका में 1984 में एक कोऑपरेटिव रिसर्च एक्ट बना और उस कोऑपरेटिव रिसर्च एक्ट के माध्यम से ऐसे उद्योगों के आज 1000 कंसोर्शियम्स वहाँ हैं। और एक पुस्तक अगर आप सब लोग पढ़ना चाहें तो मैजुकेटो की है, द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, जिसने ये सिद्ध किया है कि पिछले 50 वर्षों में अमेरिका में जो भी एप्पल से लेके, माइक्रोसॉफ्ट से लेके जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका 80 से 90% व्यय सरकार ने वहन किया है कंसोर्शियम्स के माध्यम से। क्या होता है कि वो सब्सिडी की परिभाषा में भी नहीं आता। कोई एक कंसोर्शियम बना हुआ है यहाँ अजमेर में किसी कारखाने, और उसको अगर सरकार दे दी तो सब्सिडी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो नई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इस प्रकार के उद्योग सहायता संघ, हम जिन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आज हम नहीं हैं वहाँ भी हमको ये प्रयास करना चाहिए। और अधिक समय न लेते हुए एक बिल्कुल ऐसा उदाहरण मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। सारे वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट, बड़े हवाई जहाज अमेरिका में ही बनते थे, चाहे बोइंग हो, लॉकहीड मार्टिन। यूरोप में कोई नहीं था। यूरोप में केवल एरोस्पेस स्पेयर पार्ट बनाने वाले कारखाने थे जो स्पेयर पार्ट बनाते थे अमेरिकी कंपनियों के लिए। तो 4 देशों ने मिलकर, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, इन्होंने एक एयरबस कंसोर्शियम बनाया, एयरबस उद्योग सहायता संघ। और वो जो एरोस्पेस स्पेयर पार्ट बनाने वाले छोटे छोटे कारखाने थे, उन सब में काम बांटा। आप हवाई जहाज का दरवाजा बनाएंगे, आप उसकी सीट बनाएंगे, आप इसका सारे काम बांट दिया और एयरबस आने लग गई। बहुत साल तक एयरबस कंसोर्शियम ही था, अब वो एयरबस कॉरपोरेशन बना। तो चाहे छोटा कांच के कारखाने का सामान बनाने वाला हो, चाहे सोने के आभूषण बनाने का काम हो, उनमें इस प्रकार के हमें सस्ता है कि उद्योग सहायता संघ बनाने की हमको आवश्यकता है। इसके अलावा अगर सहायता संघ नहीं बनता है तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव एसोसिएशन भी बनती है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव एग्रीमेंट भी होता है कि ऐसा यहाँ के सारे स्वर्णकार लोग अगर एक समझौता कर लें कि हम अपने यहाँ सोने की गढ़ाई में जो जो नई तकनीकें आ रही हैं उनका यहाँ पर विकास और अपने युवाओं में प्रशिक्षण का काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, चाहे सब्जी वाला व्यवसाय हो। अभी हम स्वदेशी की एक बैठक थी, अपने जितेंद्र जी गुप्ता वहाँ
दिल्ली में प्रातःकालीन भ्रमण पे चले गए और उन्होंने कहा कि हम नारियल का पानी पी कर आए हैं। वो दे रहा था 60 रुपए का एक नारियल, 100 रुपए के दो। और वो एक 30-40 मुस्लिम लोगों का समूह था। वो एक ट्रक मंगवाते और वो 40 ही लोगों में उन नारियलों को बांटते थे। रोज उनका एक ट्रक आता और उन 40 लोगों के द्वारा पूरे मतलब दिल्ली में, तो कहने का मतलब है अनेक प्रकार के ऐसे उद्योग सहायता संघ, चाहे सब्जी बेचने का काम हो, चाहे फल बेचने का काम हो, कुछ में ऐसे सहायता संघ होंगे जो थोक में माल मंगाकर सारे उनको देने के काम होगा, कुछ में उनको विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाने का काम होगा, कुछ में उनकी मार्केटिंग यानी कि उनका बाजार, जैसे चीन का श्रीलंका करता है, सिलोनीज टी, अमेरिका यूरोप में वो उसकी। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ के जो शिल्प हैं, कानपुर के जूते, अगर उनका एक उद्योग सहायता संघ हो, उनका एक ब्रांड हो, उसको हम दुनिया भर में अपने उनको माने। भीलवाड़ा का शूटिंग का कपड़ा या सूरत का, तो कहने का मतलब है कि जहाँ क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर्स के प्रोडक्ट की मार्केटिंग का भी काम हो सकता है। और मुझे लगता है कि आज जैसा हम बात कर रहे थे, कुछ जैसे ऐप बने हुए भी हैं, तो जितने मोबाइल रिपेयर वाले हैं, जितने प्लम्बर हैं, जितने ये हमारे सभी एसी रिपेयर करने वाले हैं, ऐसे सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन, हिंदू जो इस प्रकार की सेवाएं देने वाले हैं, उस ऐप पे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। उस ऐप पे रजिस्ट्रेशन के बाद मैं भी अपना जो ग्राहक उस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना बाकायदा अपना आधार कार्ड और उससे OTP जनरेट होके और उसको जो है उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई होके। और मुझे लगता है उसके बाद में मुझे अगर जो है AC रिपेयर वाला चाहिए, मुझे अगर जो है और कोई प्लम्बिंग वाला चाहिए, टाइल फिक्स करने वाला, मुझे लगता है कि संपूर्ण हिंदू समाज के सभी प्रकार के सेवा प्रदाता, सभी प्रकार के उद्यमशील, उनका बहुत अच्छा क्लासिफाइड अगर वो हो और हम क्रेता के रूप में ही, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी एक क्रांति ला सकते हैं। और हम उसके माध्यम से, और अंतिम बात एक मैं कहना चाहता हूँ, भारत जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टी लोकेशनल बिजनेस, उसमें भी किसी जमाने में बहुत आगे था। हमारे वेदों में ऐसे अनेक मंत्र आते हैं, जैसे एक मंत्र कह के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। इमा में अग्निष्ट का धेनवह संत्वे का च दशन च शतं च सहस्रं च सहस्र, उसमें अरब न खरब नील तक है, सत्वा मुत्रा मुष्मिन लोके, अंत में उसमें यह है जिसमें यह कहा गया कि मैंने यहाँ वहाँ अनेक स्थानों पर अपना इष्ट साधन करने, इष्ट का यानी इष्ट साधन करने वाली पूंजी लगा रखी है। वह दुधारू गौ की तरह स्वतः 10 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी, करोड़ गुनी, अरब गुनी, खरब गुनी, पदम गुनी, नील गुनी, शंख गुनी उसमें मंत्र में है। यानी कि हम शून्य का उपयोग तब भी जानते थे, इतनी बड़ी संख्याएं बिना शून्य के नहीं लिखी जा सकती। और ये ऐसे बढ़े। यहाँ पर धेनु शब्द गाय के लिए नहीं है। आजकल के जमाने में जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनका पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक सूत्र दिया है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने। मान लो टाटा समूह की 100 कंपनियां पूरी दुनिया में काम करती है, कौन सी कंपनी को किस कैटेगरी में रखेंगे? उन्होंने बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने पोर्टफोलियो एनालिसिस की मैट्रिक्स में 4 श्रेणियां बांटी। एक उन्होंने कहा कैश काउ। कैश काउ यानी कि जिस कंपनी में अब टेक्नोलॉजी देने की जरूरत नहीं, जिसमें एडिशनल कैपिटल की जरूरत नहीं, जिसमें किसी प्रकार के अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं, स्वयं जैसे गाय जंगल में घास चर के आती है और घर में दूध देती है, वैसे जो तो यहाँ पर धेनु शब्द गाय के लिए नहीं है। यहाँ पर धेनु शब्द जो कैश काउ बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने जिस रेफरेंस में काम लिया, उस रेफरेंस में, तो कहने का मतलब है हमारा प्राचीन काल से बहुत उन्नत व्यवसाय की परंपरा रही है। और मुझे लगता है कि हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से सभी प्रकार के व्यापार, सभी प्रकार के उद्योग और सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग में हम बड़े आराम से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो एक एक शिल्प में आज भी पारंपरिक शिल्प का स्तर जितना अच्छा है, तो हम सोचते हैं कि भारत पुनः एक वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में अपने आप को स्थापित करे, जो हमारी जनशक्ति है। और उसमें मुझे लगता है कि हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यह सभी प्रकार के सहकारिता पूर्वक काम करते हुए और हम अच्छे से हर दिशा में आगे बढ़ें। और मुझे लगता है कि इस पूरे काम को कैसे आगे बढ़ाना है,
उसमें हमें आदरणीय मुकुल जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा ही। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ।